संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 14। प्यार में उलझन। 6 दिसंबर 2019 को शुरू हुई संजू की यह यात्रा आखिर अपने अंतिम 3 भागों के साथ जनवरी 2021 में समाप्त हो रही है। आप सभी यह 3 भाग पढ़े इसके पहले मैं आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस उपन्यास को लिखने में जितनी मुझे खुशी हुई इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकती। फिर भी यदि मुझसे कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा और अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। परियों की कहानियाँ सुनी है कभी? अक्सर उन कहानियों में छोटी सी उम्र की लड़की एक प्यारी परी से कम नहीं होती है, पर बड़ी होने के बाद उन परियों का क्या होता है? क्या वो तब भी उतनी ही प्यारी होती है? क्या उनकी मासूमियत बड़ी होने के बाद भी उतनी ही बनी रहती है? आज का दिन उस बड़े से शहर की भीड़ में किसी और दिन की तरह जीवन चल रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। चमचमाती दुकानें अब तक पूरी तरह खुली न थी, और सड़क पर से एक टैक्सी बढ़ रही थी। लोग अपनी दिनचर्या में इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस टैक्सी में जा रही लड़की कौन थी और उसकी कहानी क्या थी। यदि जानते तो वो उस लड़की को इस तरह अकेला न छोड़ पाते। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी कितने अनजान होते हैं, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, करीब होते हुए भी एक दूरी की। टैक्सी जब एक बिल्डिंग के सामने रुकी तो उसमें से लड़खड़ाते मगर संभलते कदम उतरे। सुनहरी सैंडल जिसमें खूबसूरत पैर और नेल पॉलिश से सजी उंगलियां थी। लगभग 2 इंच की हील वाली सैंडल जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदर थी उन सुडौल टांगों पर लिपटी हुई एक सुनहरे रंग की नेट साड़ी। सुबह 10 बजे के समय के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी। वो कौन है जो इतनी सुबह इस तरह सज संवर कर आई थी? सर पर जुड़ा भी बिल्कुल पार्टी वेयर स्टाइल में बना हुआ था, पर कुछ बिखरा भी था। स्लीवलेस ब्लाउज में दिखती लंबी गोरी बाहें और कंधे पर पल्लू इतना सुंदर कि बस नजरें देखती रह जाए। फिर भी कुछ उलझा हुआ सा पल्लू अपने में कोई कहानी छिपाए हुआ था। खुद को संभालती हुई लड़की जब किसी तरह बिल्डिंग में पहुंची तो उसके रूप को देखकर रिसेप्शनिस्ट भी आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगी, पर उस लड़की की डबडबाई सी आंखों ने रिसेप्शनिस्ट को उस पल की अहमियत का अंदाजा दिला दिया था। मैडम, आपका अपॉइंटमेंट है। नहीं, अपनी आवाज को टूटने से रोकते हुए किसी तरह उस सुनहरी परी ने कहा। रिसेप्शनिस्ट उस लड़की की प्रॉब्लम जानती तो न थी, पर वो उस आवाज में छिपे दर्द को शायद देख सकी थी। मैं देखती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी रुचिता मैडम से मिल सके। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका नाम क्या है? संजू, उस लड़की ने कहा। उसकी आंखों में जैसे एक निराशा छा गई थी और मानो एक मोती उन आंखों से टपक पड़ा। सॉरी मैडम, आपका नाम तो रिकॉर्ड में नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी जल्दी अपने कंप्यूटर में चेक कर कहा। संजना, प्लीज संजना नाम से चेक करिए। इस बार वो अपनी आवाज को टूटने से न रोक सकी। ओह हाँ मैडम, आप प्लीज वहाँ बैठिए। रुचिता मैडम का अभी किसी से अपॉइंटमेंट है। शायद आपको मिलने के लिए आधे घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है। मैं उनको अभी जाकर तुरंत बता देती हूँ कि आप आई है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। धीमे कदमों से चलती हुई वो लड़की आकर एक सीट पर बैठ गई और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छिपाकर फफक पड़ी। दिल तो जोर से रोने को हो रहा था, पर फिर भी आंसुओं को बहाकर सिर्फ सुबक सकती थी वो। ये सुनहरी परी तो हमारी संजू है, खूबसूरत, मासूम, प्यारी, सबका दिल जीतने वाली। तो आज वो इस तरह क्यों रो रही है? आज इतनी अकेली क्यों है वो? एक दिन पहले दोपहर का समय था और ऑफिस का टाइम, जब एक आवाज ने इस परी का ध्यान कंप्यूटर से हटाया। संजना, संजना, एक बार मुड़कर मेरी बात भी सुन ले। ये विक्की था, संजू यानी संजना के साथ ऑफिस में काम करने वाला। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम संजू है? संजू ने पलटकर कहा।
बचपन का संजू कहाँ से कहाँ आ चुका था। आज बिल्कुल मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ एक मॉडर्न घुटनों तक लंबी काली ड्रेस पहनी हुई संजू उस संजू से कितनी अलग थी जो घर में साड़ी पहनकर खुश हुआ करता था। माँ की साड़ी पहनने को उतावला हुआ करता था और कभी आईने में खुद को देख शर्माता था। जिस संजू ने लड़की होने के पहले पाठ कुछ ऐसे सीखे थे जिसमें वो कभी खुद को साड़ी के आंचल से ढंकता तो कभी अपनी सलवार कुर्ती की चुन्नी से, उस संजू से अलग आज की ये आत्मविश्वास से भरी हुई एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली संजू की यात्रा में क्या वो बचपन के सहेजे हुए पाठ क्या कहीं पीछे छूट गए थे? क्या उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी? क्या ये संजू पूरी तरह से लड़की बन चुकी थी या आज भी उसमें वो मासूम लड़का संजू छिपा हुआ था जिसने एक मजबूरी में ये रूप धारण किया था? देखकर कुछ भी कहना मुश्किल था। ठीक है संजू, अब तू संजू बाबा की तरह दादागिरी मत कर मेरे साथ, विक्की हंस दिया। तुझे क्या बात करनी थी? जो कहना है सीधे सीधे बोल, मेरे पास समय नहीं है, संजू ने कहा। हाँ तो सुन न, तू आज मेरे साथ डिनर पर चलेगी, बहुत ही फैंसी जगह ले जाऊंगा तुझे, विक्की ने कहा। ये संजू जानती थी कि विक्की जरूर कोई मस्खरी कर रहा है। वो 2 साल से उसके साथ काम कर रही थी, उसकी हर आदत से वो परिचित थी। तो फिर शुरू हो गया विक्की, संजू ने उसको झिड़का। इतनी खूबसूरत लड़की से झिड़क खाने का भी अपना ही मजा है। अरे इसमें शुरू होने की क्या बात है, सबको पता है कि 2 महीने के अंदर अंदर तेरा प्रमोशन हो जाएगा और तू मेरी बॉस बन जाएगी। मैं तब तुझसे डिनर के लिए थोड़ी पूछ सकूंगा। क्यों, तब तू मेरा दोस्त नहीं रहेगा क्या? संजू ने कंप्यूटर की ओर देखते हुए कहा। यार, तू मुझे एक बार पहले ही फ्रेंड जोन में डाल चुकी है, अब बार बार दोस्त दोस्त बोलकर मेरी इंसल्ट मत किया कर। मैं तुझे प्रपोज थोड़ी कर रहा हूँ, विक्की ने कहा। अच्छा, तो ये फैंसी जगह डिनर तू अपने सभी दोस्तों को ले जाता है? संजू ने पूछा। उसके चेहरे की मुस्कान बेहद आकर्षक थी, तभी तो कोई आश्चर्य नहीं था कि विक्की का संजू में इंटरेस्ट था। मैडम, इसलिए कहता हूँ कि कभी काम के अलावा भी कुछ देख लिया करो। आज हमारे ऑफिस का एनुअल डे है मैरियट में, तुझे वहाँ आज अवार्ड भी मिलने वाला है, तो मैं तुझसे बस पूछ रहा था कि तुझे वहाँ जाने के लिए राइड चाहिए या तू खुद पहुँच जाएगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, पहले क्यों नहीं बोला डफर, संजू ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो वही तो बता रहा हूँ तुझे। और फिर अचानक ही हड़बड़ी में संजू वहाँ से उठ खड़ी हुई और विक्की से बोली, यार 2 बज गए हैं और फंक्शन 6 बजे से है, मुझे तो साड़ी भी पहननी है। विक्की, मैं घर जा रही हूँ, तो प्लीज़ 5 बजे मुझे पिकअप करने आ जाना और अपनी कार लेकर आना। यदि मोटरसाइकिल में आया तो मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ। लो, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, तुझे पहली बार साड़ी पहने देखूंगा। ठीक है, मैं कार लेकर 5 बजे पहुंच जाऊंगा तेरे घर, तू लेकिन दूसरी लड़कियों टाइप मुझे इंतजार मत कराना, विक्की ने संजू को छेड़ा। सीरियसली विक्की, तेरी किस्मत में कब किसी लड़की के लिए इंतजार करने का सौभाग्य मिल गया? संजू ने भी मस्खरी की। यार तू ना बस मेरी इंसल्ट ही करती है, मेरी भलाई का फायदा उठाती है तू। इंसल्ट? तू ही तो कहता है कि मैं बहुत हॉट लगती हूँ। अब एक हॉट लड़की तेरे साथ कार में आने वाली है, तुझे तो खुश होना चाहिए, संजू ने विक्की के गाल खींचते हुए कहा और पस उठाकर घर जाने के लिए निकलने लगी। संजू, सुन ना, आज वहाँ पार्टी में तू नताशा के साथ रहना, इस बहाने मेरी भी नताशा से बात हो जाएगी। यार, तेरी नताशा से इतनी फटती क्यों है? सीधे सीधे तू खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेता? पर ठीक है, तेरे लिए मैं ये भी कर लूंगी, संजू ने कहा और वहां से निकल पड़ी। ऊंची हील्स और परफेक्ट फिगर वाली उस लड़की को वहां से जाते हुए विक्की बस देखते ही रह गया। विक्की को संजू बहुत पसंद थी, पर संजू उसके लीग के बाहर की लड़की थी, स्मार्ट, बिंदास, टैलेंटेड, खूबसूरत, मॉडर्न।
शायद इस वजह से उसने संजू का दोस्त बनना ही उचित समझा था। संजू के साथ उसकी मौज मस्ती और अनुभव इतने अच्छे थे कि वो उन अनुभव को अपने एक तरफा प्यार के लिए छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। संजू एक स्पेशल लड़की थी। न जाने क्या बात थी इस लड़की में जो विक्की को इतना लुभाती थी। एक खूबसूरत अंदाज में लचकती हुई कमर के साथ उसने संजू को जाते हुए देखा और अपने उस गाल पर हाथ फेरा जहां संजू ने कुछ देर पहले अपने हाथों से खींचा था। हाँ, तो संजू तो बदल चुका था। कम से कम दिखने और हाव भाव में वो पहले वाले संजू की तरह तो न था, पर उसके दिल में क्या था वो ही जाने। पर इस कहानी में सिर्फ संजू ही एक परी न थी। एक और परी थी जो इस शहर से बहुत दूर अपने परिवार के साथ थी। भले वो अपने परिवार के साथ थी, पर जीवन की वास्तविकता के साथ उसका संघर्ष उसका अपना था जहां वो भी अकेली थी। कुछ महीने पहले रात के 8 बज चुके थे जब वो दूसरी परी अपने घर लौटी थी। फॉर्मल सलवार कुर्ती जो उसकी गर्दन तक ढंकी हुई थी, जो उसकी शालीनता को दर्शा रही थी। प्रेस किया हुआ दुपट्टा जो कंधे में एक और पिन किया हुआ था। दिन भर काम करने के बाद भी उसमें एक सिलवट तक न आई थी, पर इतने लंबे दिन तक काम करने के बाद उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी घर आते ही एक मुस्कान उसके चेहरे पर थी जिसे देखकर उसके पापा खुश हो जाया करते थे। उनकी नन्ही परी अब बड़ी हो गई थी, पर थी तो उनकी नन्ही परी ही। रितु की मम्मी, सुनो रितु आ गई है, चलो खाना लगाओ, उसे भूख लगी होगी, पापा ने तुरंत आवाज दी। पापा, रहने दो, आज ऑफिस में ही मैनेजर सर ने कुछ खाने को मंगवा लिया था। रितु ने अपनी पर्स को एक ओर रखकर अपने पापा की बगल में आकर बैठ गई। तो पापा ने भी प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी देर तक काम कर रही हो, हमें चिंता होती है तुम्हारी। पापा, वो ही मंथ एंड का चक्कर, हर महीने के आखिर में अकाउंटिंग का काम बढ़ जाता है बैंक में। रितु ने पापा का प्यार महसूस करते हुए कहा। अच्छा, मम्मी कहाँ है? अंदर बेडरूम में होगी, आज अलमारी से गहने निकाल कर देख रही थी। देखो तुम ही क्या कर रही है वो, पापा ने कहा तो रितु उठकर मम्मी पापा के बेडरूम की ओर बढ़ चली। बेडरूम में जाते ही उसने मम्मी को गले लगा लिया। क्या बात है मम्मी, आज ये सब गहने क्यों देख रही हो? तेरी शादी के लिए। और किस लिए? सालों से अलग अलग चीजें इकट्ठा की है कि तेरी शादी के समय तेरे काम आएंगे। देख, तुझे इन 3 हारों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? यदि तुझे पसंद ना आए तो नए डिजाइन में बनवाना होगा इन्हें, मम्मी ने कहा। मम्मी, तुमने अपनी पसंद से बनवाए थे तो अच्छे ही होंगे। मुझे तो सभी अच्छे लग रहे हैं, रितु ने गौर से उन्हें देखते हुए कहा। और फिर उसकी नजर एक सेट के झुमकों पर गई। उसने उन झुमकों को उठाया और अपने कान पर लगाती हुई बोली, मम्मी ये झुमके बहुत सुंदर है। ये झुमके न संजू को बहुत पसंद आएंगे। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी जैसे उसे खुश होने का एक कारण मिल गया था। उसकी मम्मी ने उसे देखा तो एक पल तो वो खुश हुई, पर फिर उनके चेहरे पर कुछ गंभीर भाव आ गए। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? रितु ने पूछा। रितु, एक बात कहूं? कहो न माँ, रितु उन गहनों को देख खुशी से बोली। अब तू बड़ी हो गई है तो शायद तू समझ सके। तुझे और संजू को मैंने बचपन से साथ में खेलते कूदते देखा है। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। सच कहूं तो मैंने तो सपने भी देख लिए थे कि एक दिन संजू और तेरी शादी होगी, पर फिर। मम्मी, ठीक है तुमने सपने देखे थे, पर जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते ना। जो हो रहा है होने दो, तुम चिंता क्यों करती हो? रितु ने एक बार फिर प्यार से मम्मी को गले लगा लिया। पर उसकी मम्मी चिंता न करती तो क्या करती? आज भी संजू के नाम से ही रितु के चेहरे पर चमक आ जाती है। क्या रितु संजू के बिना जिंदगी बना सकती है? रितु ने कभी अपनी मम्मी से संजू के बारे में अपने दिल की बात कही तो नहीं थी, पर उसकी मम्मी से ये बात छिपी भी नहीं हुई थी। रितु तो अब भी संजू को दिल से चाहती थी, पर क्या संजू भी ऐसा ही सोचता था?
दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो इस बात का जवाब आखिर ऋतु के पास क्यों न था? कुछ देर अपनी मम्मी से बात करने के बाद ऋतु अपने कमरे में आ गई। उसकी मम्मी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज तो संजू का फोन भी नहीं आया था। मन में चल रही बातों की वजह से शायद उसने अपनी पर्सनल डायरी निकाली जिससे वो अपने दिल की बातें किया करती थी। कभी कभी उस डायरी से कुछ कहने के बदले ऋतु उस डायरी के पुराने पन्नों में लिखी अपनी ही बातों को पढ़कर खुश हुआ करती थी। उस डायरी में उसकी बातों के अलावा कुछ फोटो भी उसने रखी थी और आज अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए एक ऐसी ही फोटो पर उसकी नजर पड़ी। वो फोटो ऋतु और संजू की थी। दोनों ही स्कूल की यूनिफॉर्म की सलवार कुर्ती में थी। कुछ ही दिन हुए थे तब संजू को लड़की के रूप में स्कूल में आते हुए, पर दो चोटी वाली संजू अब ऋतु के कहने पर एक चोटी बनाकर स्कूल जाने लगा था। एक दूसरे के कंधों पर हाथ डाले दोनों कितनी खुश लग रही थी। ऋतु को अच्छी तरह से याद है कि शुरुआती दिनों में कई स्टूडेंट्स संजू के बारे में कभी पीठ पीछे तो कभी सामने गलत बातें किया करते थे। संजू तो कुछ न कहता था पर ऋतु सबसे लड़ जाती थी और इस लड़ाई में तब तो अखिल भी शामिल हो गया था। बेचारा अखिल, उसे तो संजू से प्यार हो गया था। संजू के इस नए रूप की बात ही कुछ ऐसी थी। लंबी खूबसूरत लड़की जिसकी मुस्कान और चेहरे पर की लाज उसे बहुत आकर्षक बनाती थी। संजू का फिगर भी तो आकर्षक था। क्लास की कुछ लड़कियां तो संजू की खूबसूरती से जलने भी लगी थी। उन्हें लगता था कि कल तक जो लड़का था आज लड़की बनकर इतनी सुंदर कैसे लग सकता है, और संजू की हाइट के सामने तो सब छोटी ही थी। लेकिन फिर भी संजू की सादगी और पढ़ाई में लगन की वजह से क्लास की अधिकांश लड़कियां संजू की सहेली बन चुकी थी। ऐसे ही एक लड़की थी कृति जो ऋतु और संजू के पीछे वाली बेंच में ही बैठा करती थी। उसे संजू के एम्बिशन और इंजीनियर बनने की आकांक्षा से काफी प्रेरणा मिलती थी। यूं तो वो अक्सर संजू से पढ़ाई के बारे में ही पूछा करती थी, लेकिन किसी टीनेजर लड़की की तरह उसे लड़कों के बारे में बात करना भी अच्छा लगता था। एक दिन लंच के समय ऋतु, संजू और कृति साथ में टिफिन खा रही थी तभी कृति ने संजू से पूछ लिया था, यार संजू, तू इतनी लंबी है, सुंदर है और ऊपर से इतनी होशियार भी है। तुझे तो तेरी पसंद का कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुझे कोई पसंद है क्या? कृति के उस सवाल से ऋतु ठिठक पड़ी थी। संजू इतने कम समय में जितनी आसानी से लड़कियों के हाव भाव में ढल चुका था कि उसे डर लगने लगा था संजू को खोने का। ऋतु के चेहरे पर जैसे एक उदासी छा गई थी जिसे संजू ने देख लिया था। संजू ने भी कृति का हाथ पकड़ा और जैसे ऋतु को सताने के लिए कहा, कृति, मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। पहले ये बता, तू मानती है न कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी होती है? ये भी कोई सवाल है? हाँ, लड़कियां लड़कों से 100 गुना अच्छी होती है, कृति ने झट से कहा था। तो फिर जैसा तू कह रही है, यदि मैं इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव हूँ तो फिर कोई लड़का क्यों? मैं तो अपनी पसंद की लड़की को ही चाहूंगी ना, संजू ने कहा और हंसने लगा। बेचारी कृति संजू के जवाब से जैसे शॉक में चली गई थी, पर ऋतु के चेहरे पर खुशी का भाव था। संजू स्कूल में जो भी था वो सब ऋतु के सहारे की वजह से ही तो था। ऋतु ने ही तो उसे सिखाया था कि किस तरह बैठना है, चलना है, बातें करनी है, हंसना है, सब कुछ। और संजू ने भी इतनी अच्छी तरह से सब सीख लिया था कि स्कूल के दिनों में दोनों बिल्कुल पक्की सहेलियों की तरह लगती थी। एक दूसरे के साथ बैठना, बातें करना, कभी चोटी संवारने में मदद करना, सब में एक दूसरे का साथ देते थे दोनों। उस मासूम ऋतु को एक और तो ऐसा करके खुशी भी मिलती थी कि वो अपने संजू के लिए इतना कुछ कर पाती थी, लेकिन फिर वही ऋतु जब अपने घर आती और अपनी डायरी से बातें करती तो उससे कभी संजू के साथ के खुशियों भरे पलों के बारे में बताती तो कभी अपने उस डर के बारे में कहती जो उसके मन में था, संजू को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का। फिर भी जब दिल पुरानी यादों में खोता है तो उसे अच्छी मीठी यादें ही याद आती है।
और इसलिए तो उस पुरानी फोटो को देखकर ऋतु के चेहरे पर खुशी छा गई थी। उस फोटो को देखकर ऋतु को याद आया कि इस फोटो के लिए ऋतु ने खूब जिद कर संजू को लिपस्टिक लगाई थी और संजू था कि मना कर रहा था, पर आखिर में ऋतु ने अपनी जिद मनवा ही ली थी। उन दिनों में ऋतु के लिए संजू को पूरी तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होता था। एक ओर तो संजू जैसे लड़की के रूप में ढलने को तैयार था, पर वहीं वो कई बार बहुत सी बातों के लिए मना भी करता था, जैसे वो ये लड़की का रूप सिर्फ एक बाहरी आडंबर के लिए धर रहा था ताकि वो इस समाज में जी सके और अंदर से शायद वो लड़का ही था। पर वहीं दूसरी ओर साड़ी का नाम सुनते ही उसका चेहरा चमक उठता था। न जाने कितनी ही बार ऋतु संजू से मिलने उसके घर जाती थी तो वो संजू को साड़ी पहने हुए पाती। ऋतु उसे चिढ़ाती भी थी, पर साड़ी पहनकर संजू बिल्कुल ऐसे सजता जैसे कोई लड़की सजती हो, और फिर खुश भी कितना होता था। संजू के बारे में सोचते सोचते अब तो ऋतु के दिल में संजू से बात करने की तीव्र इच्छा जाग गई थी। ऋतु ने झट से अपने कपड़े बदले और नाइटी पहनकर आराम से बिस्तर पर आकर बैठ गई। दिन भर काम करने के बाद संजू से वो निश्चिंत होकर बात करना चाहती थी। संजू को फोन लगाते ही जब घंटी बजने लगी तो ऋतु की दिल की धड़कनें तेज हो गई। हमेशा ऐसा ही होता था। संजू की आवाज सुनने को वो इतनी उतावली जो रहती थी, और फिर संजू भी उसे अपने नए जीवन के एडवेंचर के बारे में बताया करता था। संजू अपने जीवन में सफलता की नीत नई सीढ़ियां जो चढ़ रहा था, इसलिए उसकी बातें सुनकर ऋतु बहुत खुश होती थी और उसे गर्व भी होता था। ऋतु। कुछ देर बाद फोन के दूसरे छोर से आवाज आई। संजू की आवाज सुनते ही ऋतु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान छा गई और उसके शरीर में एक उतावलापन दिखने लगा जो किसी प्रेमिका के तन में दिखता है। अपनी सॉफ्ट सी नाइटी में अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने के करीब लाती हुई ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, संजू, कैसी है तू? तेरा मंथ एंड वाले बैंक के काम में बिजी होगी न तू? हूँ तो सही, पर तुझसे बात किए बगैर मुझे चैन मिलता है क्या? कहाँ है तू अभी? तेरे पीछे बड़ा शोर सुनाई पड़ रहा है। यार बस फ्राइडे नाइट है तो इस विक्की ने जिद की तो दोस्तों के साथ यहाँ क्लब आई हूँ। डांस और ड्रिंक्स का प्लान है, संजू ने कहा। वाह संजू, डांस क्लब? कौन सी ड्रेस पहनी है आज? ऋतु ने कौतूहल से पूछा। ऋतु, सेक्सी मिनी ड्रेस ही पहनी हूँ और क्लीवेज भी है। हाँ हाँ, संजू ने कहा। यार, तेरी किस्मत अच्छी है। यहाँ हमें देख लो, गले तक ढंकी हुई कुर्ती पहनती हूँ मैं, और इस समय नाइटी पहनकर सोने वाली हूँ और तुम वहाँ ऐश कर रही हो। ऋतु ने थोड़ा शिकायती लहजे और थोड़ी मस्ती में कहा। यार ऋतु, कैसी बातें कर रही है तू? तू है ही इतनी सुंदर कि तू कुछ भी पहने सुंदर ही लगती है। तुझे ऐसी ड्रेसेस की जरूरत नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब तू यहाँ आएगी ना तब मैं तुझे साथ लेकर क्लब आऊंगी और तुझे भी मिनी ड्रेस पहनाऊंगी, संजू ने कहा। अब मक्खन मत लगा संजू, और अपनी फोटो भेजना, ऋतु बोली। हाँ, अभी भेजती हूँ। सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये विक्की ना मेरे पीछे पड़ गया है और यहाँ शोर भी बहुत है, संजू ने कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद ऋतु के फोन पर एक फोटो आई जिसमें संजू थी और उसके बगल में विक्की। इस विक्की का नाम ऋतु काफी समय से सुन रही थी। संजू कुछ लड़कियों के नाम भी लिया करता था और शायद इस फोटो में वो सभी भी थी, लेकिन जिस तरह से विक्की इस फोटो में संजू की ओर देख रहा था वो देखकर ऋतु को अच्छा न लगा। कहीं संजू और विक्की? ऋतु के दिल में ये सवाल उठा तो उसकी आंख में एक आंसू बह चला और फिर कमरे में लाइट बंद कर एक तकिए को पकड़कर ऋतु रोते हुए सोने की कोशिश करने लगी। आजकल संजू से बात करना ऋतु के लिए आसान नहीं होता था। संजू कभी काम की बातें करता तो कभी आज ही की तरह किसी सेक्सी ड्रेस की बात करता। ऋतु कौतूहलवश संजू की ड्रेस के बारे में पूछती भी थी, पर फिर बाद में उसके मन में कहीं न कहीं एक दर्द भी उठता था।
शायद संजू पूरी तरह से अब लड़की बन चुका था और न जाने किस दिन संजू ये बात ऋतु से कह देगा कि अब संजू को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। पर उस सुबकती हुई ऋतु को पता न था कि उससे कहीं दूर पर संजू अपने फोन को पकड़े इंतजार कर रहा था कि शायद ऋतु कुछ कहेगी। जब 10 मिनट हो गए इंतजार करते तो उसका चेहरा उदास हो गया। विक्की ने आकर संजू से कुछ कहना चाहा तो संजू उस पर गुस्से से बरस पड़ी। मैंने कहा था न कि मुझे नहीं आना है डांस करने। तेरी नताशा के चक्कर में अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और ये भी पता नहीं कि वो नताशा आती भी है या नहीं। विक्की समझ नहीं पाया था कि संजू क्यों इतनी नाराज हो रही है। सोसाइटी में मिक्स होने के चक्कर में संजू यहाँ क्लब के अनुरूप कपड़े पहनकर आई थी। उसे विक्की से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके साथ आई ऑफिस की लड़कियों से। अब वो उसे साथ में डांस फ्लोर पर डांस करने ले जाएगी और फिर हमेशा की तरह कुछ अनजान लड़के उनके साथ डांस करने आएंगे और उन्हीं में से एक लड़का संजू को पकड़ उसके साथ डांस करेगा और दूसरे लड़के उसकी ऑफिस वाली सहेलियों के साथ। उस भीड़ भरे डांस फ्लोर पर लड़के मौका देख कहीं भी हाथ लगा लेते हैं। न जाने संजू की ऑफिस की सहेलियों को ये सब करके क्यों अच्छा लगता था, पर संजू को इससे अच्छा तो विक्की ही साथ में डांस कर लेता तो शायद संजू को खुद से घृणा न हो रही होती। आज से एक दिन पहले संजू ऑफिस से घर आ चुकी थी। 2 साल की नौकरी में ही संजू ने अपनी एक पहचान बना ली थी, इसलिए उसकी सैलरी भी अच्छी थी। इसलिए एक छोटा सा ही सही पर एक अच्छे से फ्लैट में संजू रहती थी। आज तो ऑफिस के प्रोग्राम में उसे अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए उसे तैयार होना था। इस अवसर पर उसे साड़ी पहननी थी। अब बड़े शहर में रहने के बाद संजू सीख चुकी थी कि एक लड़की को अपने रूप को निखारना कितना जरूरी होता है, तभी तो उसे तैयार होने के लिए इतने समय की जरूरत थी। संजू ने साड़ी कौन सी पहननी है ये तो पहले ही फाइनल कर चुकी थी, पर उस साड़ी के साथ मैच करने के लिए सैंडल, ईयरिंग, चूड़ियां कौन सी होगी, बिंदी कौन सी होगी, ज्वेलरी कौन सी पहनेगी, ये सब तय करने के लिए समय चाहिए था। ड्रेस उतारते ही संजू ने पहले तो पेटीकोट पहना। संजू के कूल्हे अब बढ़कर बिल्कुल लड़कियों की तरह हो चुके थे। शरीर से संजू उन किस्मत वाली लड़कियों में थी जिसके स्तन भी बड़े और आकर्षक थे। अपनी ब्लैक ब्रा को उतारकर संजू ने एक न्यूड कलर की ब्रा पहनी। संजू के निप्पल भी अब बड़े और गहरे रंग के सुंदर हो गए थे। अब ब्रा पहनना संजू के लिए सामान्य बात थी, लेकिन इस नवयौवना की ललक कभी कभी उसकी रातों का चैन भी छीन लेती थी, यह सोचकर कि क्या कभी उसके स्तनों में वो उस आनंद को अनुभव कर सकेगी जो एक लड़की प्रेमिका बनकर करती है। अपने तन से परिचित होने के बाद भी संजू अब तक कुछ अनजान थी। उसे समझ न आता थी कि उसे क्या चाहिए खुद से कम ये सब विचार इस समय तो उसके मन में न थे। उसे तो जल्दी से तैयार होना था। पेटीकोट और ब्रा पहनी हुई संजू जल्दी जल्दी अपने मेकअप का सामान एक जगह सजाकर फिर अपने ज्वेलरी देखने लगी कि आज अपनी साड़ी से मैच करने के लिए वो क्या क्या पहनेगी। उसकी नज़र कुछ ढूंढते हुए उन ईयरिंग पर गई जिन्हें उसे ऋतु ने दिया था। ऋतु को सोचकर ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और फिर एक कुशल लड़की की तरह संजू अपना मेकअप करने लगी। पहले फाउंडेशन, फिर कंसीलर, ब्लश, काजल, आई मेकअप, लिपस्टिक और न जाने क्या क्या, फिर हाथों और पैरों की उंगलियों पर लाल रंग की नेल पॉलिश। अपने बिस्तर पर पेटीकोट और ब्रा पहनी हुई संजू नेल पॉलिश लगाती हुई किसी खूबसूरत परी की भांति मालूम पड़ रही थी। मेकअप से इतनी निखर भी गई थी वो। जब मेकअप पूरा हो गया तो संजू ने अपनी सुनहरी नेट की साड़ी से मैच करती हुई एक जोड़ी सुनहरी चप्पल निकाली। इस चप्पल में थोड़ी सी हील थी जो साड़ी के अनुरूप थी। एक लड़की के रूप में जीने के लिए कितना कुछ सीख गई थी संजू। चप्पल पहनकर संजू ने एक स्लीवलेस ब्लाउज पहनी और फिर अपनी खूबसूरत साड़ी को खोलकर निहारने लगी। आज भी साड़ी की दीवानी थी वो।
यूं तो वो झटपट साड़ी पहन सकती थी, पर आज तो एक खास अवसर था, तभी तो उसने बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पतली बराबर प्लीट बनाकर अपने कंधे पर ऐसे पिन की कि उसके ब्लाउज का एक हिस्सा खुला दिखे। ऋतु साड़ी पहनने के इस स्टाइल को लेकर बहुत हंसती भी थी और संजू को छेड़ती भी थी कि बड़े शहर की लड़कियों को अपना एक बूब दिखाना पड़ता है। एक बार फिर ऋतु के बारे में सोचकर संजू मुस्कुरा दी। साड़ी में उसके ब्लाउज के खुले हिस्से में एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर लग रही थी। संजू ने एक बार अपनी नाभि के पास अपनी साड़ी को उठाकर देखा और फिर उसे कुछ इस तरह से अरेंज किया कि उस साड़ी की पारदर्शिता के पीछे उसकी नाभि छुपी भी हो और दिखे भी। लड़कियों वाली सारी बातें सीख चुकी थी ये संजू। संजू के शरीर के उस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ने इतना खूबसूरत रूप लिया था कि कोई सोच ही न सकता था कि ये संजू लड़के के रूप में जन्मी थी। संजू की कोमल कमर बेहद नाजुक प्रतीत होती थी और बेहद आकर्षक। अपने कान में ऋतु की दी हुई ईयरिंग को पहनकर संजू आईने में खुद को देख अपने रूप पर बहुत खुश हुई। और लगभग तैयार हो जाने के बाद संजू ने वही किया जो वो रोज घर से निकालने के पहले करती है। अपनी कमर के पास से साड़ी को हटाकर अपनी नाजुक उंगलियों के साथ अपनी हथेली से उसने कमर में बंधी प्लीट के पीछे हाथ डालकर उसने अपनी पैंटी में कुछ व्यवस्थित किया जो उसके अंदर के वाई क्रोमोसोम की आखिरी निशानी थी। एक बार फिर संजू ने अपनी लिपस्टिक और ब्लश को टच अप किया और अपनी छोटी सी चेन वाली गोल्डन पर्स में चाबी, पैसे, क्रेडिट कार्ड और कुछ मेकअप की चीजें रखी। उसने अब अपनी हेयर स्टाइल करने के लिए बालों को कंघी से सुलझाया और फिर एक बहुत मॉडर्न स्टाइलिश सा जुड़ा बनाया। यूं तो उसे खुले बालों का बड़ा शौक था, पर आज वो एक अलग लुक चाहती थी। संजू सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अब बस अपनी फोटो खींचकर ऋतु को भेजना ही चाहती थी कि तभी विक्की का फोन आ गया। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तू बस 2 मिनट रुक तो सही, तुझे वेट नहीं कराऊंगी, संजू ने कहा और झटपट निकालने की तैयारी करने लगी। बस में सारा सामान समेटकर, घर को लॉक कर, ये खूबसूरत राजकुमारी फ्लैट से सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगी। धीरे धीरे अपने नाजुक कदमों को एक एक कर रखते हुए अपनी उंगलियों के बीच साड़ी उठाकर नीचे एक एक सीढ़ी को सावधानी से देखते हुए उतरने में उसे कुछ समय तो लगना ही था। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही जैसे ही संजू बाहर निकली, वहां से थोड़ी दूर खड़ी कार ने हॉर्न बजाकर उसे इशारा किया। वो विक्की था। हमेशा की ही तरह वो जल्दी कर रहा था, पर इतनी खूबसूरत राजकुमारी ऐसे कैसे भाग पड़ती। वो तो धीमी धीमी नजाकत वाली चाल के साथ अपनी नेट की साड़ी को बड़े ही प्यार से संभालते हुए आ रही थी। उसे सचमुच अपनी साड़ी से बहुत प्यार था। ओहो यार, तू ट्रैफिक में फंसाएगी, 10 मिनट से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, विक्की ने संजू के कार में बैठते ही कहा। संजू ने पहले तो बैठकर अपने घुटनों पर साड़ी संवारी और फिर अपने पल्लू को कार के अंदर करते हुए दरवाजा बंद करते हुए बोली, तेरे चक्कर में अब तक नेकलेस भी नहीं पहनी हूँ, दौड़ी दौड़ी आई हूँ, अब चल। पर इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देख कोई यूं ही तुरंत ऐसे कैसे चल देता। संजू से लड़ना तो विक्की का बहाना रहता था अपने दिल की बात छिपाने का। जब संजू एक सुंदर सा हार अपने गले में पहन रही थी तो विक्की उसे एक टक निहारता रहा। खुद की ओर ऐसे देखते देख संजू ने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रहा है? दोनों ही थोड़े लड़ाकू किस्म के दोस्त थे। बस तुझे ही देख रहा हूँ यार, पहली बार तुझे साड़ी पहने देखा है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, विक्की ने कहा। उसके कहने के तरीके में तारीफ भी थी, पर एक लहजा ऐसा भी था जो उसे अपने दिल की बात कहने से रोक रहा था। संजू उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, जानती हूँ, मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, कभी दूसरों को भी अपनी तारीफ करने का मौका दिया कर, विक्की ने कहा और कार चलाने लगा। संजू बस मुस्कुराकर रह गई। थोड़ी देर बाद वो विक्की की ओर पलटकर बोली, विक्की, एक सवाल पूछूं, सही जवाब देगा? पूछ, तूने कभी साड़ी पहना है? ये कैसा सवाल है संजू, तू मजाक कर रही है ना? विक्की बोला। नहीं,
मजाक नहीं कर रही, कभी पहनकर देखना, अच्छा लगेगा, संजू बोली। तू पागल है, विक्की ने कहा। संजू बस मुस्कुराकर रह गई। पागल ही सही पर अच्छा तो लगता है, वो मन ही मन सोचने लगी। आज भी उसके अंदर वो संजू जीवित है जिसने पहली बार छत पर साड़ी पहनकर जाकर आजादी महसूस की थी। आज उस दिन से कितने आगे बढ़ चुका था वो संजू। तुझे अपना वादा याद है ना? तू साथ में नताशा को बुलाएगी और मेरा उससे इंट्रोडक्शन कराएगी। विक्की ने बात बदलने की कोशिश किया। विक्की, तू जानता है न कि नताशा मेरे साथ नहीं आती है। तू जानता नहीं क्या कि तेरी नताशा मुझसे जलती है, और फिर वो तुझे जानती तक नहीं है तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? संजू बोली। उसके नहीं तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? रहने दे तू। मेरे सामने तो कितनी बार तेरे बेसिर पैर के मजाक में मुझे प्रपोज करता रहता है। उसके सामने तो तेरा मुंह बंद रहता है। उसके सामने कभी एक शब्द तक नहीं बोला। तुझसे तो उससे हाय तक नहीं कहा गया कभी। और मुझे तो हफ्ते में एक बार प्रपोज कर ही देता है, कभी डिनर कभी कॉफी के लिए। स्टूपिड है तू। अब से मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया कर, संजू बोली। फिर न जाने क्यों एक चुप्पी छा गई। शाम हो चली थी और बाहर सड़क पर धीरे धीरे लाइट चालू होने लगी थी। उस लाइट के साथ संजू की साड़ी और गहने भी चमचमाने लगे थे। विक्की ने एक बार उस दमकती हुई राजकुमारी की ओर देखा और फिर बाहर सड़क की ओर देखते हुए कहा, यार मैं तो तेरे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तू बिंदास लड़की है। तुझे कुछ कह भी दूं तो तू बुरा नहीं मानती है। थोड़ा डांट देगी और बात खत्म। ऐसे नताशा के साथ नहीं कर सकता ना। नॉर्मल लड़कियां बुरा मान जाती है, थोड़े नखरे करती है, उनके साथ थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है। शायद ये पहली बार था जब विक्की की कोई बात संजू को इस तरह चुभी थी। नॉर्मल लड़कियां, जैसे ये शब्द सुनकर किसी ने उसके जख्मों को कुरेद दिया था। फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हुए उसने कहा, यदि तू मेरे साथ प्रैक्टिस करता है तो कम से कम थोड़ी शालीनता के साथ कर लिया कर। लड़की नॉर्मल हो या बिंदास, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। विक्की ने शायद भांप लिया था कि उसकी बात संजू को खटक रही थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, और मैं तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। दिन रात तेरे आगे पीछे तेरी सेवा करने को तैयार रहता हूँ। इतना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं किया। गर्लफ्रेंड बन तो जाने दे तेरी कभी, संजू कहकर हंसने लगी। संजू की मनोदशा आज इस बात से कुछ विचित्र हो चली थी। स्पेशल ट्रीटमेंट, जहां लड़की को कुछ खास महसूस कराया जाता है। न जाने क्यों संजू के अंदर भी ऐसी इच्छा जागने लगी थी। क्या संजू अब लड़की होने के हर सुख दुख को अनुभव करना चाहती थी? कुछ ही देर में कुछ ऐसी ही बातें करते हुए दोनों मैरियट होटल पहुंच गए। वहां वेन्यू पर पहुंचते ही ऑफिस की कई लड़कियां और सीनियर महिला संजू की साड़ी की तारीफ करते हुए उसे घेरने लगी। कुछ उसे अवार्ड के लिए पहले से बधाई देने लगी। इस पूरे समय में विक्की संजू के आसपास ही था। उसे पता था कि संजू जल्दी ही उस भीड़ से निकलकर बाहर आएगी। और वैसा ही हुआ। उफ यार, ये सब कितना बातें और गॉसिप करती है, संजू ने विक्की के पास आते ही कहा। तू भी न कमाल की लड़की है। विक्की हंस दिया। ज्यादा हंस मत। ये ले मेरा पस पकड़, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। संजू ने विक्की को अपनी छोटी सी पस पकड़ाने की कोशिश की। मैं नहीं पकड़ रहा तेरा पस। क्यों? संजू ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुझे पता नहीं है क्या कि किसी लड़की का पस पकड़ने का क्या मतलब है? मैं यदि किसी लड़की का पस पकड़ूंगा तो नताशा का, विक्की बोला। बेटा विक्की, नताशा से पहले हेलो तो बोल लेना, तू पस बाद में देखना उसका। अब नखरे मत कर, 2 मिनट की तो बात है। संजू ने उसके गाल में थपथापी देते हुए बोली। कभी कभी संजू विक्की के ऐसे मजाक से थोड़ा परेशान हो जाती थी, पर लड़का अच्छा था इसलिए उसे ज्यादा कुछ कहती भी न थी। वो शाम अच्छी तो थी, संजू के लिए बड़ा दिन भी था। एक तो उसे अवार्ड भी मिला,
बड़े मैनेजर और डायरेक्टर से उसकी मुलाकात भी हुई और ये भी कंफर्म हो गया था कि संजू का कंपनी में प्रमोशन हो रहा था। अपनी कंपनी की हिस्ट्री में इतनी कम उम्र में वो पोजीशन पाने वाली पहली एम्प्लॉई बनने वाली थी। वो हर तरफ से बधाई का तांता भी लग गया था। इस खुशी के बीच संजू ने आखिर विक्की के लिए नताशा को अपने साथ अपने ग्रुप में बैठने के लिए बुला लिया। आज संजू ने कुछ ऐसा किया कि नताशा वहां डिनर टेबल से जा न सकी और फिर संजू ने नताशा का विक्की से इंट्रोडक्शन भी कराया। बेचारा विक्की तो पसीना पसीना हो रहा था। कुछ देर के बाद जब प्रोग्राम और डिनर खत्म होने को आया तब वहां सभी के लिए डांस फ्लो खोल दिया गया। किसी नाइट क्लब के मुकाबले ये डांस फ्लो बहुत शालीन था। म्यूजिक भी रोमांटिक था और कंपनी में काम करने वाले शादीशुदा लोगों के लिए अपने जीवनसाथी के साथ धीमे धीमे डांस करने का मौका भी था। जो सिंगल थे वो अपने ग्रुप में या फिर किसी एक के साथ पार्टनर बनाकर डांस कर रहे थे। संजू ने विक्की की ओर इशारा किया तो उसने हिम्मत कर नताशा से डांस के लिए पूछ लिया। नताशा तो जैसे बस वहां से उठकर जाना ही चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ कह दी। यूं तो संजू इतनी आकर्षक युवती थी, फिर भी उससे डांस करने के लिए कोई सिंगल लड़का हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि उसकी उम्र के लड़कों से वो उस कंपनी में काफी आगे निकल चुकी थी। बस एक विक्की ही था जो उससे शर्माता नहीं था। संजू उस समय विक्की और नताशा को कमर में हाथ डाले एक दूसरे की नजरों में देखते हुए डांस करते देख रही थी। न जाने क्यों संजू को भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये शब्द न जाने कहां से संजू के दिमाग में आ गए। शायद 3 महीने पहले रितु ने संजू से फोन पर ये कहे थे और वो जोर जोर से हंस रही थी जैसे कि उसे फर्क नहीं पड़ता। शायद इसलिए संजू भी खूब जोर जोर से हंसा था, पर फिर न संजू ने और न ही रितु ने इस विषय पर आगे बात की। उस बारे में संजू ने फिर ज्यादा सोचा भी नहीं था, पर आज नताशा और विक्की को साथ देखकर उसके मन में वो बात कैसे आ गई वो समझ न सकी। अचानक से दिल में जैसे एक बेचैनी ने घर कर लिया था। दिल किया कि तुरंत वहां से उठकर घर चली जाए और रितु से बात करे, पर तभी कंपनी की एक सीनियर महिला आकर उससे बात करने लगी। 10-15 मिनट के जब वो वहां से गई तो तब तक विक्की टेबल पर वापस आ चुका था। क्या हुआ? नताशा कहाँ गई? संजू ने विक्की की ओर देखकर उत्साह से पूछा। चली गई वो, मेरे टाइप की लड़की नहीं है वो, विक्की ने कहा। संजू मुस्कुरा दी और टेबल के नीचे से विक्की के हाथ पकड़कर सहलाकर बोली, होता है, तेरे टाइप की भी मिल जाएगी एक दिन। और फिर वो खुद डांस फ्लो पर डांस करते हुए कपल को रोमांटिक होते हुए देखती रही, जैसे मन में खुद वहां होने की एक आस हो। एक टक बिना पलके झपकाए, जैसे वो वहां खो गई थी। इतनी भीड़ में भी वो जैसे अकेली थी, और उसके चेहरे की धीमी धीमी मुस्कान जैसे उस अकेलेपन को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अपनी ही दुनिया में बेखबर संजू का हाथ कब विक्की ने थाम लिया था उसे पता भी न चला, और विक्की ने उसके सामने आकर कहा, संजू, मेरे साथ डांस करोगी? संजू को लगा जैसे नताशा के जाने से दुखी विक्की के साथ डांस करके उसका मन भी लग जाएगा। तू किस्मत वाला है विक्की, यहाँ की सबसे हॉट लड़की के साथ तू डांस करने वाला है। वो हंस दी। फिर वही बात संजू, कभी तेरी तारीफ मुझे भी करने दिया कर, विक्की बोला, और बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह संजू का हाथ थाम उसे डांस फ्लो पर ले गया। संजू ने अपने हाथ विक्की के कंधों पर रख दिए। उसकी सुनहरी दमकती 2 चूड़ियां और उससे भी ज्यादा दमकती मुस्कान भरी संजू के चेहरे को सामने देखकर विक्की ने धीरे से हिम्मत कर संजू की कमर पर हाथ रखा और दोनों डांस करने लगे। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, तभी तो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीमे धीमे उस रोमांटिक म्यूजिक पर डांस करते रहे। तू सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत राजकुमारी है संजू, विक्की ने संजू की आंखों में देखते हुए कहा। जानती हूँ, संजू भी मुस्कुराकर बोली। संजू की मुस्कान, खूबसूरत हेयर स्टाइल और साड़ी उसे इतनी आकर्षक बना रही थी। संजू, तुझसे एक बात पूछूं?
तू बस बुरा मत मानना क्योंकि तुझे पता है न कि मैं तेरा दोस्त हूँ। ठीक है, पूछ ले, क्या तू कभी अपना सच मुझे बताने वाली थी? विक्की ने पूछा। कैसा सच विक्की? क्या नहीं पता है तुझे मेरे बारे में? तू तो मेरी ब्रा का साइज तक पूछ चुका है। अब और क्या बचा है बताने को? संजू हंस दी। मजाक मत कर यार, विक्की ने कहा। चल आज तू नताशा की वजह से सीरियस लग रहा है। ठीक है दुखी आशिक साहब, पूछ ले जो तुझे पूछना है। संजू अपने अंदाज में बोली। तू क्या कभी मुझे बताने वाली थी कि तू एक स्पेशल लड़की है? स्पेशल तो मैं हूँ ही, इसमें बताना क्या है? संजू फिर मुस्कुरा दी। रहने दे, तू सीरियस नहीं लग रही है। तुझे नहीं बताना तो न सही। विक्की शायद इन 2 सालों में पहली बार इतना सीरियस हुआ था संजू के साथ। कुछ देर संजू चुप रही जैसे वो विक्की की आंखों में देखकर कुछ समझना चाह रही हो। विक्की, तुझे कैसे पता चला? और कब? लगभग 1 महीने पहले। बिना कुछ कहे ही संजू के इतने बड़े सच के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे, फिर भी संजू को कोई घबराहट नहीं हुई क्योंकि उसे विक्की पर भरोसा था। पर कैसे? संजू ने फिर पूछा। तू हमेशा अपनी गर्दन तक मेकअप करती है और अपने एडम्स एप्पल को किसी तरह छिपाती है। बस एक दिन मैंने उसे नोटिस कर लिया था, विक्की ने कहा। और उसके बाद क्या हुआ? संजू ने किसी तरह विक्की से पूछा। कुछ नहीं, आखिर तू है तो वही संजू जिसको 2 साल से जानता हूँ। क्या तुझे कभी ऐसा लगा कि कुछ बदल गया है हमारी दोस्त में पिछले महीने में? विक्की ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं बदला। संजू की आवाज थोड़ी भावुक हो गई थी। इसलिए नहीं कि उसका सच किसी को पता चल गया था बल्कि इसलिए कि विक्की उसका इतना सच्चा दोस्त था उसे पता भी नहीं था। इमोशनल? विक्की ने पूछा, तो संजू ने हामी में धीरे से सर हिलाया। विक्की ने भावुक संजू की पीठ पर हाथ रखा तो संजू उसके करीब आकर सीने से लग गई जैसे वो एक भरोसेमंद सहारा चाहती हो। विक्की ने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, संजू लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। चल एक डांस करते हैं फिर घर चलते हैं। संजू के जीवन में इस शाम को बहुत कुछ हो रहा था। एक तरफ विक्की और दूसरी तरफ उनकी टेबल पर रखे संजू के पास में वो फोन जो न जाने कितनी ही देर से बज रहा था। यदि वो फोन संजू ने उस समय पिक कर लिया होता तो शायद उसे पहले ही पता चल जाता कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आ चुका था। ऑफिस पार्टी के बाद सभी को बाय कहने के बाद विक्की और संजू चलकर पार्किंग में कार तक आए। अब कब तक सीरियस रहेगी यार? इतने दिनों से यदि कुछ नहीं बदला था तो अब क्यों बदल रहा है? Why can't you smile? विक्की ने संजू से कहा। थोड़ा समय तो दे यार, सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं, संजू बोली। विक्की मुस्कुरा दिया और फिर उसने संजू के हाथ से उसका पर्स पकड़ा और फिर संजू के लिए कार का दरवाजा खोलकर कहा, मैडम, राजकुमारी संजू, आपकी सेवा में आपका दोस्त हाजिर है। आप अंदर बैठिए, मैं आपकी साड़ी का पल्लू पकड़कर आपके हाथों में दे दूंगा। संजू मुस्कुरा दी और कार में बैठने लगी। विक्की ने भी प्यार से संजू की साड़ी उसके हाथ में देते हुए कार का दरवाजा बंद किया। कार चालू कर विक्की ने कोई लाउड गाना चला दिया जिसे थोड़ी देर बाद संजू ने बंद कर दिया। संजू विक्की की ओर पलटकर देखते हुए बोली, तूने मेरा सच तो जान लिया, अब तू अपना सच कब बताएगा? मेरा कौन सा सच? विक्की ऐसे बोला जैसे कुछ बताने को ही न हो। यही कि तेरा नताशा में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तुझे कब पता चला? कुछ देर चुप रहने के बाद विक्की ने कहा, आज ही। संजू खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तुझे और नताशा को साथ डांस करते देख पहले तो थोड़ा डाउट हुआ था पर फिर जब हम दोनों डांस कर रहे थे तब यकीन हो गया, संजू बोली। पर कैसे? लड़कियों के पास सिक्स्थ सेंस होता है, जो लड़कों के पास नहीं होता, संजू हंस पड़ी। उस खिलखिलाती हुई राजकुमारी को देख विक्की भी हंस दिया। तो आज हम दोनों को एक दूसरे का सच पता चल गया, विक्की बोला।
प्यार करता है न मुझसे। बहुत। उस प्यार को खुद तक संभाल कर रख सकेगा? आज तक तो खुद तक ही रखा है, आगे भी रखूंगा, विक्की ने कहा। दोनों के बीच जैसे अब बातें करना फिर से आसान हो गया था। फिर हमेशा की तरह लड़ते झगड़ते दोनों संजू की बिल्डिंग तक पहुंच गए। पहले संजू कार से उतरी और फिर विक्की भी उतरकर उसके पास आया। न जाने दिल में क्या हुआ और संजू विक्की के सीने से लिपट गई। विक्की, मैं कभी तेरी नहीं हो सकती, संजू ने धीरे से कहा तो विक्की ने अपने हाथ से संजू के चेहरे को उठाते हुए कहा, जानता हूँ। फिर संजू विक्की के और करीब आकर विक्की के गाल पर एक किस करते हुए उससे दूर होते हुए बोली, ये मेरी तरफ से पहला और आखिरी किस था, याद रखना। संजू हंसते हुए पलटकर अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ चली और विक्की अपने गालों पर हाथ फेरते हुए उस दमकती हुई राजकुमारी को जाते हुए देखता रहा।